नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में पंडित जी जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और दिन गुरुवार। त्रयोदशी सुबह 9:44 तक। अश्विनी नक्षत्र दिन को 12:33 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:11 से 14:34 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग। अब आते हैं हमारे आज के विषय पे। तो आज हम ज्योतिषी विश्लेषण से जानेंगे कि कैसे पाए प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो इस बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, शुरुआत कर लेते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व आखिर ज्योतिषी से कैसे पाया जा सकता। देखिए, किसी भी जातक का प्रभावशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे पहले वो एक तो सुंदर हो और दूसरा उसकी वाणी में भी उसी तरह का ओज हो और तीसरा उसके पास व्यवहारिक और इतर ज्ञान भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जातक के लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, एकादशीश और भाग्येश को अनुकूल देख करके हम ये कह सकते हैं कि इस जातक का प्रभावशाली व्यक्तित्व है अथवा इस जातक का प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है। आमतौर पे हम प्रकाश के नज़रिए से देखते हैं कि सूर्य जिसकी कुंडली में बहुत अनुकूल होते हैं वे बेहद प्रभावशाली होते हैं। सूर्य के साथ में बुध हो और बुध लग्नेश सूर्य हो और या फिर तृतीय सूर्य हो, ऐसी स्थिति में सूर्य बुध एक साथ बैठे हो तो ऐसा जातक काफ़ी प्रभावशाली होता है। इसके विपरीत अगर लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश या फिर एकादशी 6ठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जाने रहिए कि आपके सभी कुछ प्रयासों के बाद भी आपका प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा नहीं पड़ता, जिसके चलते आपके जीवन में संघर्ष या असफलताएं होती हैं। लोग आपको कम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। इसका मतलब बहुत साफ होता है कि जब कभी भी आपका सूर्य अनुकूल हो तो आप प्रभावशाली होते हैं या आप प्रभावशाली हैं तो निश्चित जानिए कि आपका सूर्य और बुध बेहद अनुकूल होगा क्योंकि इसी से आपके स्वभाव में ग्रेविटी आती है, इसी से स्वभाव में आपकी गुरुत्वाकर्षण आता है, जिसके चलते आप लोगों को आकर्षित कर पाते हैं। अब सवाल यह है कि यदि आपका आकर्षक स्वभाव ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को अनुकूल करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ में पंजीरी का दान करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य है न केवल प्रभावशाली आपको व्यक्तित्व देगा बल्कि आपके जीवन में बहुत तरह के संकटों से आपको मुक्त करा देगा। तो बिल्कुल सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना के बारे में भी आपसे जान लेते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए अगर हम वैसे नहीं हैं तो किस तरीके से सूर्य की जो है वो उपासना की जाए, उन्हें जल अर्पित की जाए। तो जल अगर अर्पित करना है तो किस प्रकार से उस जल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका बहुत साफ है। सूर्य की दो किरणें होती हैं, एक उषा और दूसरी प्रत्युषा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो निस्तेज सूर्य हो वो अगर तेजवान बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से उठ करके सूर्योदय के समय जब उषा किरणें आ रही हो तो उन उषा किरणों का दर्शन करके नहा करके और भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस अर्घ को तांबे के लोटे में अगर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा केसर या कुमकुम डाल लिया, थोड़ी हल्दी डाल ली, थोड़ा चावल और थोड़ा दूब डाल लिया और काले तिल डाल दिया तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा अर्घ होता है। और इस अर्घ से भगवान सूर्य को अर्घ दे करके दशों दिशाओं में घूम जाए और फिर वहीं बैठ करके भगवान के पंचोपचार से पूजा करके सूर्य की और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण पैदा होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पंडित जी ने हमें ये भी बताया। इसके साथ साथ हम इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि लगातार जो है हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल है वो आप पंडित जी से उन नंबरों पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, विषय पर वापस आते हैं। बात कर रहे हैं हम प्रभावशाली
व्यक्तित्व की ज्योतिषी से कि किस तरीके से आखिर जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व पाया जाए। अब आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है ज़िंदगी को देखने का, जीने का, बात रखने का, बात करने का भी सबका अपना अलग अलग तरीका है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात रखते हैं, बातें उनकी बिल्कुल सही रहती है, उसमें कुछ विरोध नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों को गलत ले लेते हैं क्योंकि वो इस प्रकार से बोलते भी हैं। तो ज्योतिषी में इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आपने कबीर को पढ़ा होगा। कबीर से तीखा कोई कवि हुआ नहीं, कोई सूफी संत नहीं हुए। मगर जब आप कहते हैं पाथर पूजे हरि मुनि तब में पूजो पहाड़, जब आप इस दोहे को पढ़ते हैं तब आप कबीर के बारे में सोचते हैं, और जब आप कबीर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि कबीर कितने प्रभावशाली थे। मतलब सवाल ये नहीं कि आप कड़वा बोल रहे हैं, सवाल ये नहीं कि आप मीठा बोल रहे हैं, सवाल ये है कि लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं। एग्जैक्टली लोगों का नज़रिया क्या होता है, यानी अल्टीमेटली आपके पूरे व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है, ये देखने की बात है। तो मैंने कहा कि जब कभी भी हम कोई बात कह रहे हो और कोई बात सुन रहा हो, तो कहने और सुनने वाले लोगों के बीच में एक समझ पैदा होनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप गंभीरता से समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सप्तमेश है वो अनुकूल बैठा है, और आपका भाग्येश अनुकूल बैठा है, आपका तृतीयेश अनुकूल बैठा है, आपका लग्नेश अनुकूल बैठा है, यानी आपका तिलस्म जारी है। मतलब आदमी जो भी सामने वाला है वो आपके मैस्मरिज्म में पड़ा हुआ है। यदि ये तिलस्म आपका टूटा तो जाने रहिए कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। कई बार आप देखते हैं कि कुछ एक नेता जो शुरू में बड़े प्रभावशाली होते हैं, बाद में अपना प्रभाव वो खो देते हैं। इसका मतलब आपके अंदर में सत्य प्रियता होनी चाहिए, और दूसरी बात कि आपके अंदर में लोक कल्याण होना चाहिए। यदि आप लगातार झूठ बोलते हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि फिर आपका कैसा भी प्रभावशाली व्यक्तित्व नष्ट हो सकता है। दूसरा, यदि आप अतार्किक और बिना समझे किसी बात को कहते हैं तो भी आपका व्यक्तित्व अप्रभावी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कितने भी और संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, आपको सत्य और तार्किक बातों पर ही अपने आप को फोकस करना चाहिए। कुछ भी प्रमादेन श्रुतम हतम, कुछ भी प्रमाद से बोलने से आपको हमेशा हानि होगी। बिल्कुल, कुछ भी बोलने से आपको हानि होगी ही। अब पंडित जी, उन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि मीठा बोलकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में हम मीठी छुरी भी कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यह भी एक कला है कि आप सच बोलें और मीठा बोलें और वह बेहद प्रभावी हो। कबीर को ही लीजिए कि कबीर जब बहुत कड़वा दोहा बोलते हैं पर वो बड़ा प्रिय लगता है, और आप बहुत अच्छे से कबीर का आदर करते हैं, कबीर से प्रेम करते हैं। कबीर का एक एक शब्द जो है वो आपके ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। इसका मतलब ये हुआ फिर कबीरदास जी की जन्म कुंडली को आपको देखना चाहिए, उनका लग्नेश पंचमेश कैसा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कह रहे हैं उस पर उनका अधिकार होना चाहिए, और उस पर उसका भाषा का अच्छा सा अधिकार भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी जातक के लग्नेश या तृतीयेश या पंचमेश बेहद अनुकूल हो तो जिससे जो शब्द से पड़ने वाला प्रभाव है वो बहुत अच्छा होता है, और अप्रिय बातें भी लोगों को प्रिय लगती है। तो बिल्कुल, अप्रिय बातें भी लोगों को फिर प्रिय लग जाती है क्योंकि आपके बोलने का तरीका भी वैसे रहता है। अब कुंडली की अगर हम बात करें पंडित जी, तो कुंडली से आखिर कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व आखिर कैसा है? बहुत सुंदर, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कुंडली में दूसरा तीसरा स्थान जो है वाणी का होता है, और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे द्वितीयेश और तृतीयेश अगर अनुकूल हो, यहाँ पर बुध जैसे ग्रहों का असर हो, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बेहद असरदार होता है और आप बहुत अच्छा बोल पाते हैं। यदि
द्वितीय और तृतीय छठे आठवें 12वें बैठ जाए तो आपकी बातें अप्रभावकारी होती हैं और लोग आपसे नाखुश हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्रहों के स्वामी का आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल होना बेहद जरूरी है। देखिए, जब आप किसी रेडियो के जॉक की आवाज़ सुने तो उसमें एक खास तरह का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अपूर्वा जी, आपकी ही आवाज़ में एक तिलस्म है ना, मैं ये आकाशवाणी है और अब आप सुन रहे हैं देवकी नंदन पांडे से समाचार। उनका जो पहला वॉइस थ्रू है वही आपको आकर्षित करता है। आपने रेलवे स्टेशन के अनाउंसर की बात सुनी होगी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 8283 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। फौरन लोगों का ध्यान उस अनाउंसमेंट पे जाता है। इसका मतलब यह है कि उस शब्द का तिलस्म चल रहा है और लोग उस बात को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से मिलता है, द्वितीय और तृतीय अनुकूल होने के कारण। बिल्कुल पंडित जी, और इस बीच हमारे साथ कोरिया से किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। किरण जी, क्या कुछ जानना चाह रही हैं आप और किन के बारे में? अपना नाम बताइए। हाँ, बेटे के बारे में पूछना है, बेटी के बारे में। हाँ जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए। 22/11/88 बैकुंठपुर जिला कोरिया। 22/11/88, हाँ बैकुंठपुर। 88, हाँ, और समय 7:45 शाम। शाम के 7:45। जी जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरी बेटी के डिलीवरी होना है जी, तो 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में होना है। तो कोई शुभ मुहूर्त डॉक्टर बोल रहे थे कि सर्जरी से होगा। 25 से 30 के बीच में ऑपरेशन का है, तो कौन सा दिन ठीक रहेगा, कौन सा समय ठीक रहेगा? अच्छा जी, जी पंडित जी। ये बड़ा जटिल प्रश्न है। 25 से 30 के बीच में शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा और क्यों रहेगा, ये भी देखने की बात होगी। चलिए, थोड़ा सा समय मुझे लगेगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं और उन सबको देखना होगा। क्योंकि अगर किसी की कुंडली बनानी हो तो आप 1 मिनट में बना सकते हैं, मगर किसी की अच्छी कुंडली बनानी हो तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। जी, 25 तारीख से लेकर के, और अगर आप 30 तारीख तक चाहते हैं कि कोई अच्छा टाइम हो तो सवेरे का टाइम लगभग 7:05 से लेकर के और 7:45 का बीच का समय होगा, जिसमें आप सीजर करा सकते हैं। इस समय स्थिर लग्न होगा। वृश्चिक लग्न का स्वामी भाग्यस्थ में है और भाग्य जो है एकादशस्थ है। केतु के साथ में धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, चौथे स्थान में शनि जो उसके संसार में प्रतिष्ठा के प्रतीक होंगे, और 7वें स्थान में बृहस्पति जो उसको बेहद अच्छा पार्टनर देंगे। मतलब कुल मिलाकर के 7:05 से लगभग ये लग्न शुरू होता है, बल्कि इससे थोड़ा पीछे चले जाएं 6:05 से ये लग्न शुरू होती है और 7:30 बजे के बीच में होती है। डॉक्टर से कहें कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन दिनों में 6 बजे से लेकर 7:30 बजे सुबह में कभी भी सर्जरी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल पंडित जी। कोरिया के बाद झारखंड चलते हैं, वहां से भी एक कॉलर हमारे साथ सुजीत जी जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार। सुजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। सुनील जी, थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ, नमस्कार पंडित जी नमस्कार। बताएं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। 23/12/1987। 23/12/1987। 23/12/1987। जन्म का समय? रात्रि 1:45। रात्रि 1:45। जन्म का स्थान? देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। देवघर। जी, क्या सवाल है? जॉब ठीक से कार्य क्षेत्र में बड़ी सुंदर ठीक से चल नहीं रहा है। कार्य क्षेत्र क्या काम करते हैं आप? अभी माइंस में करते हैं, छूट जाता है बीच बीच में। जी, किस में करते हैं आप? माइंस में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में 18 साल के राहु की दशा खत्म हुई 11 नवंबर को, और आज मैं अगर देख पा रहा हूं तो 14 नवंबर है। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी जो राशि है मकर। अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। अब सवाल यह है कि इसके बाद भी आपको डर पैदा हो रहा है, थोड़ी सी असुरक्षा पैदा हो रही, क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश स्वग्रही होकर छठे स्थान में है। मतलब ये आपको आंतरिक रूप से असुरक्षा दे रहा है। इसके लिए करना क्या चाहिए? जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाएं और उस पर भी राहु राहु जैसे चांडाल ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल दोषों की शांति कराना चाहिए और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना धारण कर लें। बुधवार का व्रत क्या करें? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो निश्चित तौर पर आपको आपके परेशानियों से निजात मिलेगी। याद रखें, आपका समय अब अनुकूल हो गया है, प्रयास करने की जरूरत है।
बिल्कुल। उज्जैन से कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, किनके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ सवाल है आपके? मेरे बारे में हम 22/4 1962 1962 62। हाँ, जन्म का समय? 8 से 9 के बीच का है मैम। 8 बजे रात्रि के। अच्छा, और जन्म का स्थान? इंदौर MP का है। क्या जानना चाह रहे हैं आज आप? मैम मेरा स्वास्थ्य, मेरा बाईपास हो गया है और बहुत सी BP वगैरह शुगर संबंधित कुछ प्रॉब्लम रहती है। मैं प्राइवेट नौकरी में कार्यरत हूँ शुरू से, पर कुछ बड़ा नहीं कर पाया। तो आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा आगे? आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप अपने काम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप अपने पूरे जीवन के बारे में ही जानना चाह रहे हैं? हाँ, जीवन के बारे में आगे कैसा रहेगा मेरी लाइफ। और बाईपास भी हो चुका है, क्या करूँ क्या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले देखिए कि बाईपास हुआ क्यों। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि वृश्चिक है। चौथे स्थान में शनि के साथ में केतु है, इसलिए आपको कार्डियक बाईपास हुआ। और सवाल यह है कि शनि से आक्रांत राहु है, इसलिए जीवन में बेहद संघर्ष रहा। दशमेश चंद्रमा भाग्य स्थान में है, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ और लगातार आप एक ही चीज़ों को रिपीट करते हैं, ये भी एक छोटी सी परेशानी है। निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रहती है। लगातार जीवन में संघर्ष बना रहा, ये एक बड़ी बात है। इस समय जब हम दशा देखते हैं कि चंद्र की महादशा चल रही है, मतलब दशमेश की दशा चल रही है और ये दशा लगातार 2034 तक चलेगी। अभी इस समय जुलाई 2025 से लेकर 27 जनवरी तक चंद्रमा की दशा फिर से चलने वाली है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको थोड़ा सा समय तनाव भरा जरूर है, क्योंकि चंद्रमा की दशाओं में कोई एकदम शांत हो जाए ऐसा नहीं। हाँ, खासकर जो आपका प्रश्न है काम को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में 2 काम करें। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, क्योंकि जब कभी भी राहु शनि या शनि राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसा हम मान लेते हैं कि ऐसे जातक के घर में अकाल मृत्यु हुई है और अकाल मृत्यु से मृत जीव की मुक्ति नहीं हुई और ये पितृदोष उत्पन्न करता है। इसके चलते आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में और उनकी संतानों के जीवन में और आपके पितरों के जीवन में काफी संघर्ष रहा है। तो इसके लिए आप 1 बार 2 बार 3 बार अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध धर्म सिंधु ग्रंथ में पेज नंबर 222-223 में लिखा कि इस प्रकार गर्भधारण करके गर्भ की उत्पत्ति न हो, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे, तो मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके किसी भी नदी के किनारे, किसी भी मंदिर के अंदर जा करके मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करना। कब? किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी, एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में। ये तीनों ही तिथियां जो हैं वो सभी प्रकार के पाप शाप तापों का निदान करती हैं। तो इन तिथियों में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, सर्पश्राद्ध कराएं और नियमित रूप से रुद्राभिषेक करते रहें और एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें तो निश्चित तौर पे आपको आगे का करियर काफी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। पंडित जी, राशियों का वक्त हो चला है लेकिन समय का अभाव है, तो फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि लग्न में चंद्रमा है, चतुर्थेश चंद्रमा अगर लग्न में हो तो परिवार की चिंता होती है, खर्च की परेशानी। राहु के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की, जिसके राहु 11वें स्थान में है। कुछ आकस्मिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा, मगर सवाल वही है कि चंद्रमा फिर 12वें है। परिवार को लेकर यहाँ भी चिंता हो सकती है। चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई की, जिसके लग्नाधिपति इस समय बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि यानी 6ठे स्थान पे। तो निश्चित तौर पे इस राशि वाले जातकों को पेट की तकलीफ या फिर सिर की तकलीफ की संभावनाएं, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान। अब सवाल ये है कि भाग्यस्थान में पड़े हुए शनि आज का दिन किसी आध्यात्मिक उपक्रम में लगा रहेगा। इस समय राजस्थान में आपके राहु बैठे हैं, सरकार से और अपने लोगों से काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। करना क्या चाहिए? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरिमूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की, जिसके मंगल दशमाधिपति होकर लग्न में बैठे हैं। थोड़ी सी एलर्जी, मगर काम में अच्छी संभावना बेहतर दिखती है। गुस्सा ज्यादा हो सकता है, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके 12वें स्थान में मंगल बैठे हैं। पेट की तकलीफ हो सकती है। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का साथ मिलेगा, मगर 8वें स्थान में राहु के कारण कुछ आकस्मिक विवादों के कारण मन परेशान हो सकता है। जल्दी से उठें, शिव का ध्यान करें, शिव का स्नान करा करके और ओम नमः शिवाय मंत्र जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो
दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की एग्जैक्टली हम देखें कि इस राशि में अष्टम स्थान का राहु बेहतर नहीं। और अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गों की, जिसमें लग्नस्थ केतु है, 7वें स्थान में राहु है। खूब सारी ऊर्जा है मगर दोस्तों का साथ नहीं मिलेगा, शायद ये आपके लिए चिंता का विषय। चंद्रमा एकादशी होकर के 8वें स्थान में है, रूटीन में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, जल्दी से उठें, भगवान शिव को एक लोटा जल देकर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर है। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की, नीच के सूर्य ज्ञात लग्न में बैठे हैं, जिसका मतलब थोड़ी सी एलर्जी या थोड़े से कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की संभावनाओं से इनकार नहीं। सवाल जल्दी से उठे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बुध बैठे हुए हैं। लग्नस्थ बुध होने के कारण आमतौर पे आप काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मगर 12वें स्थान के सूर्य आपको अपने वर्क प्लेस में काफी ज्यादा संघर्ष दे सकते हैं। 5 स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी मगर कहीं मन अशांत हो सकता है राहु के कारण। क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर रहे थे दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज्यादा। अब देखिए कि 3 स्थान में शनि, बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। क्या करें, शुक्र की मंत्र, शुक्र की प्रियता के लिए भगवती महामाया के दर्शन करें, नवाण मंत्र का जप करें, थोड़े से घी का दान करें तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। यहाँ पर हम देखें कि 3 स्थान में राहु, 12वें स्थान में शुक्र है। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, मतलब आय की स्थिति अच्छी होगी। यहाँ पर हम देखिए 3 स्थान में राहु के कारण आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, पर कुछ लोग फैंटेसी के शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए 2 स्थान में शनि, जो हमारी पैतृक संपत्ति उससे संबंधित विवादों से निजात मिलेगी। यहाँ पर एकदम ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई बड़ी यात्रा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है, अगर ऐसा करें तो फायदा। केतु के मंत्रों का जब करें, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि में हम देखें लग्न में पड़े हुए शनि। शनि जब लग्नस्थ हो तो स्वभाव का एरोगेंस या बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आपके लिए पैनिक हो सकता है। 3 स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ती है चंद्रमा के साथ, तो स्वभाव का चिड़चिड़ापन भी अच्छा नहीं, मतलब आपको इन दोनों चीजों से बचना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए, जल्दी से उठ करके और भगवती महामाया के दर्शन करें, घी का दान करें, नवाण मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। लग्न में राहु पड़े, ढेर सारी उलझने, 12वें स्थान में शनि, खर्चों को लेकर के काफी चिंता हो सकती है इस समय। लग्न में राहु है, स्वभाव का उग्रता आपके लिए बेहतर नहीं। 7वें स्थान में केतु, दोस्तों का सहयोग जरूर मिलेगा। इस समय हम देखेंगे शनि 12वें स्थान में, खर्च काफी ज्यादा है, खर्च पर नियंत्रण करना होगा। क्या करें, शनि राहु की प्रीता के लिए भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। तो बिल्कुल ये थी आज के सभी राशियों का हाल। पंडित जी ने एक एक करके सभी राशियों के बारे में बताया कि क्या कुछ कहती है आपकी राशि और क्या करना चाहिए आपको आज। और इसी के साथ साथ हमारा आज जो विषय था कि ज्योतिषी से आखिर किस तरीके से हम प्रभावशाली व्यक्तित्व पा सकते हैं, इस बारे में भी पंडित जी ने विस्तार से हमें जानकारी दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहे, जिनकी समस्याएं भी पंडित जी ने सुनी और उनका समाधान भी बताया। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।